हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी सीटेट का पैडागोजी सेक्शन में व्याकरण शिक्षण। ठीक ना? जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो पेपर में हर साल पूछे जाता है। ठीक ना? तो आइए हम लोग आज देखेंगे हिंदी व्याकरण का शिक्षण, जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको हम विस्तारित रूप से बताते हुए चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर हम 1 देखते हैं। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नियम रटवाना। रटवाने वाली बात ही नहीं होती है, ठीक ना? ये नकारात्मक होता है सीटेट के अनुसार। दूसरा है भाषा को शुद्ध और प्रभावी बनाना। तीसरा है कठिन और याद करना। कठिन शब्द याद करना, ये भी क्या होता है? नकारात्मक होता है। परीक्षा में अंक दिलाना, ये भी नकारात्मक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा को शुद्ध और प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? देखिए, जो व्याकरण का उद्देश्य होता है ना, वह बच्चों को भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी बनाना होता है। ठीक ना? बल्कि ये रटवाना और ये सब नियम याद कराना ये नहीं है होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि, दूसरा है बी है व्याख्यान विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक ना? जिससे क्या होता है, बच्चे स्वयं नियम बनाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो स्वयं नियम बनाने लगते हैं, और इसी को हम बाल केंद्रित करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। ठीक ना? पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 3। 3 है उदाहरण से नियम की ओर जाना किस विधि की विशेषता है? देखिए, जब उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे ना, तो ये जो विधि होगी कौन सी अभी हम बताए हैं? उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। ठीक ना? नि से नियम, नि से निगमन, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा अपने आप। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? उदाहरण से नियम की ओर पूछ रहा है ना, तो आगमन विधि हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 परिभाषा द्वारा, नहीं, गलत हो जाएगा। परिभाषा से ही नहीं, सिर्फ नियम रटवा कर ये भी नहीं। भाषा के संदर्भ में और लिखित अभ्यास से, लिखित अभ्यास से नहीं, भाषा के संदर्भ में, जो भाषा है उसी के संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर होता है, व्याकरण को कहानी, कविता, बातचीत के माध्यम से भाषा के साथ इसको क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। ठीक ना? अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 5। व्याकरण शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सीटेट में सही माना जाता है? तो देखिए, ये जो माना जाता है ना, कठिन से सरल की ओर। दूसरा है दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथा है नियम से प्रयोग की ओर। देखिए, बच्चे कब बेहतर तरीके से सीखेंगे? जब वो अच्छे, मतलब पहले जो जान रहे हैं उसी के आधार पर सीखेंगे। ठीक ना? पहले जो जानते हैं उसी के आधार पर दूसरा सीखेंगे। तो इसका मतलब होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर एक पलट देता ना तो ये भी सही हो जाता। कठिन से सरल की ओर हो जाता है लिखा, तो अगर सरल से कठिन हो जाता तो ये भी सही होता। मूर्त से अमूर्त हो जाता तो भी सही हो जाता। ठीक ना? प्रयोग से नियम तो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा दिया है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नियम पहले उदाहरण बाद में किस विधि में होता है? अभी हम बताए नि से निगमन, नि से नियम विधि। ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि। ठीक ना? इसमें क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर बाद में उदाहरण बताया जाता है। ठीक। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। व्याकरण शिक्षण में किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयोग से, दूसरा उदाहरण से, तीसरा रटन प्रणाली से, चौथा गणित गतिविधि से, गतिविधि से। ठीक ना?
तो देखिए रटन जो प्रणाली होती है इससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, बाल केंद्रित व्याकरण शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है बाल केंद्रित कराना, तो ये मार्गदर्शक होती है, ठीक ना, सहायक होती है। शिक्षक की भूमिका ही मार्गदर्शक होती है, सहायक होती है, ठीक ना। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, व्याकरण को भी किससे अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए जो व्याकरण है ना, इसको भाषा से अलग नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक ना, भाषा के साथ जोड़ के ही पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, व्याकरण शिक्षण से जुड़े प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। तो देखिए जो व्याकरण शिक्षण से प्रश्न जुड़ा रहेगा ना, वह जो आधारित होगा शिक्षण विधि पर, ठीक ना, शिक्षण विधि पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 है, व्याकरण को भाषा का सहायक क्यों कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है क्योंकि यह एक नियमों का समूह है, नहीं। दूसरा है क्योंकि यह भाषा को कठिन बनाता है, कठिन तो एकदम गलत हो गया। तीसरा है क्योंकि भाषा को सही प्रयोग में मदद करता है, ये बात सही है। और ये परीक्षा पास कराता है, ये नकारात्मक होता है, ठीक ना। देखिए व्याकरण जो होता है भाषा को सही, शुद्ध और प्रभावी प्रयोग में सहायता करता है, ठीक ना। इसलिए भाषा को हम क्या बोलते हैं, सहायक कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, व्याकरण शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, व्याकरण हो चाहे कोई भी हो उसमें बाल केंद्रित होना चाहिए। नियम केंद्रित ये भी नहीं, परीक्षा केंद्रित ये भी नहीं, ये बाल केंद्रित, ठीक ना। बाल केंद्रित से होता है क्या कि बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे को सीखने की रुचि होती है, ठीक ना। बालक के स्तर के अनुसार अगर सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा, और नहीं तो नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में कौन सा व्याकरण शिक्षण का सही क्रम है। तो देखिए व्याकरण शिक्षण में पहले उदाहरण बताइए, ठीक ना, उसके बाद अभ्यास कराइए, फिर नियम बताइए, ठीक ना, ये सबसे अच्छा होता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए उदाहरण पहले कहाँ है, बी में दिख रहा है ना, उदाहरण अभ्यास और नियम, बी वाला ही सही हो जाएगा, फिर कोई किसी में उदाहरण पहले नहीं आया है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, कहानी या कविता के माध्यम से व्याकरण पढ़ाना किस विधि का उदाहरण है। देखिए कहानी या कविता के माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे ना, तो इसका मतलब कि उदाहरण दे विधि है, ठीक ना। उदाहरण विधि मतलब संदर्भ आधारित विधि हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संदर्भ आधारित विधि, ठीक ना। उदाहरण मतलब आगमन विधि, ठीक, ये भी ध्यान रहे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सही तरीका कौन सा है। तो देखिए जो सबसे सही तरीका होता है ना प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के लिए, तो गतिविधि व खेल आधारित सबसे बढ़िया होता है, ठीक ना। तो गतिविधि व खेल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 16, व्याकरण शिक्षण में सरल से कठिन सिद्धांत का अर्थ, मतलब जब सरल से कठिन और हम पढ़ाएंगे तो इसका सिद्धांत का अर्थ क्या होगा। इसमें से क्या होता है कि बच्चे पहले सरल भाषा का प्रयोग सीखते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कहाँ हो जाएंगे, कठिन संरचनाएं की तरफ चले जाएंगे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहले सरल भाषा प्रयोग करना, ये सबसे बेहतर हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर के जाने के लिए पहले सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन भाषा की ओर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17, गलतियों के सुधार में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए गलतियों के सुधार में जो शिक्षक क्या करेगा, समझा कर और उसको सुधारेगा, ठीक ना। बच्चे को समझाएगा, सकारात्मक तरीके से गलतियों को बच्चों को
समझा करके सुधारेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण पहले पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा है व्याकरण भाषा से अलग है। तीसरा है भाषा के साथ व्याकरण पढ़ाना चाहिए। चौथा है केवल लिखित व्याकरण आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो कथन सही है व्याकरण पहले पढ़ाया जाना चाहिए। पहले व्याकरण कैसे पढ़ा देंगे? पहले भाषा तो सीखेगा बच्चा तभी ना व्याकरण पढ़ाएंगे, तो ये गलत हो गया। व्याकरण भाषा से अलग है, ये तो एकदम गलत हो गया। भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ाना चाहिए। क्यों? सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि पहले भाषा सीखेगा उसके बाद ही ना व्याकरण पढ़ेगा, तो भाषा के साथ साथ पढ़ाइए व्याकरण को। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। किस विधि में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक होती है? तो देखिए जो सबसे अधिक भागीदारी होती है ना, सक्रिय का मतलब बाल केंद्रित विधि रहेगी तो उसमें होगी, अर्थात गतिविधि आधारित होना चाहिए। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चा खुद करके सीखे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। व्याकरण शिक्षण से संबंधित प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए व्याकरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न कर रहा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, शिक्षण दृष्टिकोण की समझ होना चाहिए। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। व्याकरण भाषा सीखने का साधन है, उद्देश्य नहीं, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? कह व्याकरण भाषा सीखने का साधन है, उद्देश्य नहीं, यह किसको दर्शाएगा? भाषा केंद्रित को। ठीक ना। तो भाषा केंद्रित हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और नियम केंद्रित नहीं होगा। ठीक ना। ये नकारात्मक है, गलत हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यदि शिक्षक बच्चों को वाक्य देकर उसने संज्ञा क्रिया पहचानने को कहे और बाद में नियम बताए तो यह कौन सी विधि है? तो देखिए यह जो विधि होगी, पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़े तभी पता चलेगा। यदि शिक्षक बच्चों को वाक्य देकर उसे संज्ञा क्रिया पहचानने को कहे बाद में नियम बताए, पहले मतलब उदाहरण दे रहा है कि इसमें बताइए क्या है, कौन क्या है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पहले उदाहरण के माध्यम से ही बता रहा है, फिर कह रहा है कि बाद में नियम बता रहा है। ठीक ना। बाद में नियम बता रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आगमन विधि। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 23 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की परिभाषाएं क्यों नहीं रटवानी चाहिए? देखिए प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण की जो परिभाषा है, अगर रटवाएंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक ना। स्वाभाविक रूप से तो पता है कि ये रटंती होती है, परिभाषा रटने से बच्चा क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से प्रयोग नहीं कर पाएगा, जिससे वह सीख नहीं पाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या निकल के आएगा, इससे भाषा प्रयोग बाधित होगी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, जब भाषा नहीं सीख पाएगा तो बाधित ही होगी ना। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में कौन सा सिद्धांत व्याकरण शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है? तो देखिए सबसे अधिक उपयोगी जो होता है, बताइए, प्रयोग से नियम की ओर जाएंगे तब ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, यदि शिक्षक कविता पढ़ाते समय काल या क्रिया का अभ्यास कराए तो यह कौन सा शिक्षण तरीका है? तो ये देखिए संदर्भ आधारित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, व्याकरण शिक्षण में त्रुटि सुधार का सही तरीका क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही भाषा प्रयोग का अवसर देना। प्रश्न नंबर 27 है, व्याकरण को भाषा से अलग पढ़ाने का मुख्य नुकसान क्या है? तो देखिए भाषा अलग पढ़ाने का मुख्य जो नुकसान होता है, भाषा कौशल विकसित नहीं हो पाता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 28, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में व्याकरण शिक्षण कैसा होना चाहिए?
तो देखिए कक्षा से 6 से 8 में हो चाहे 1 से 5 हो, सब में उदाहरण से नियम ही होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, व्याकरण शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो व्याकरण शिक्षण में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो मार्गदर्शक होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, सीटेट के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो सीटेट कहता है कि व्याकरण भाषा सीखने का आधार है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को कुछ वाक्य लिखवाता है, फिर उनसे पूछता है इन वाक्यों में कौन से शब्द काम होने का बोध करा रहे हैं। इसके बाद प्रक्रिया का नियम बनवाता है। यह कौन सी विधि होगी। देखिए शिक्षक क्या कर रहा है, पहले तो एक वाक्य लिखवा रहा है, फिर उस वाक्य में पूछ रहा है कि इसमें कौन से शब्द का जो है इसमें काम करने का बोध करा रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद वह क्रिया का नियम बनवाता है। तो इसका मतलब है कि पहले वो क्या कर रहा है, उदाहरण बता रहा है, ठीक ना। उसके बाद नियम बनाने की बात कर रहा है, बाद में नियम बनाने की, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 32। एक शिक्षक पहले संज्ञा की परिभाषा लिखवाता है, फिर उदाहरण देता है। देखिए जब संज्ञा की परिभाषा लिखवा रहा है फिर उदाहरण दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, परिभाषा पहले लिखवा रहा है फिर उदाहरण दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वह नियम विधि का उदाहरण है, ठीक ना। पहले निगमन कर रहा है, पहले नियम बता रहा है फिर उदाहरण दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, व्याकरण शिक्षण को भाषा से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो व्याकरण को अगर भाषा से जोड़ेंगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, वह भाषा कौशल का विकास करना होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, यदि शिक्षक बच्चों की गलत भाषा पर तुरंत सही वाक्य दोहराता है बिना डांटे तो यह क्या कहलाता है। यह जो कहलाता है प्राकृतिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 है, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण को अलग विषय की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए अगर प्राथमिक कक्षा में व्याकरण को अलग विषय की तरह पढ़ाएंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, ठीक ना। उसका जो भाषा होती है स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पाएगी, ठीक ना। अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो भाषा क्या होगी, स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पाएंगी। इसका जो सही जवाब क्या होगा, इससे भाषा सीखना कृत्रिम हो जाता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 36, कहानी सुनाते समय विशेषण पर चर्चा करना किसका उदाहरण है। तो देखिए जब विशेषण पर चर्चा करेंगे तो इसका जो है उदाहरण बताइए आप लोग। जब विशेषता पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा संदर्भ आधारित शिक्षण की बात होगी ना। संदर्भ आधारित का मतलब जो अर्थ होना चाहिए, अर्थ आधारित शिक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 37, सीटेट के अनुसार सही कथन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पहले पूरी व्याकरण फिर भाषा। पूरी व्याकरण, पहले व्याकरण तो पढ़ाएंगे नहीं, पहले भाषा ही सिखाएंगे। दूसरा है पहले भाषा बाद में व्याकरण, ये बात सही हो गई। ये दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे और केवल एक नकारात्मक हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 38 देखेंगे, कक्षा 6 से 8 में व्याकरण शिक्षण का सबसे संतुलित तरीका। तो देखिए जो सबसे संतुलित तरीका होता है क्या होता है, उदाहरण से नियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 39, व्याकरण शिक्षण में शिक्षक की सही भूमिका है। देखिए जो सही भूमिका क्या होती है शिक्षक की, मार्गदर्शक ही करना होता है ना, सहायता ही करना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे आया है। प्रश्न नंबर 40 है और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। सीटेट में व्याकरण से जुड़े प्रश्न मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? तो ये देखिए, जो उदाहरण पर ही आधारित होते हैं, ठीक ना, उसके दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, उदाहरण पर आधारित होते हैं। शिक्षण का दृष्टिकोण क्या होता है? सोच पर आधारित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षण दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए, ठीक ना।